नमस्कार दोस्तों। बचपन एक्सप्रेस की सीरीज में जिसमें हम लगातार बातचीत कर रहे हैं विभिन्न विषयों पर, समसामयिक विषय हो या फिर पत्रकारिता से जुड़े हो। आज का विषय फिल्मों को लेकर है। फिल्मों में भाषा की बात होती है, सिनेमाई भाषा जिसे हम कहते हैं। सिनेमाई भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, उस भाषा की वर्णमाला के बारे में अगर हम बात करें, जिस तरह से हिंदी के अक्षर हैं या अंग्रेजी के हैं या किसी अन्य भाषा के हैं, अगर हम हिंदी में संवाद करना चाहते हैं तो हिंदी की वर्णमाला का प्रयोग करते हैं, जिसे हम क ख ग घ से लेकर अंग तक और अ आ ई से लेकर अंग तक बात करते हैं। अगर आप अंग्रेजी में बात कर रहे हैं तो ABCD की बात करते हैं। अगर आप रेडियो की बात करते हैं तो रेडियो में आपका जो भी माध्यम है बोलने का, भाषा का जो भी आपने चयन किया है, बांग्ला में है, तमिल में है, तेलुगु में है, उस भाषा की वर्णमाला और उसके ग्रामर से हम चलते हैं। इसी तरह से सिनेमा की भी भाषा होती है, तो सिनेमा का भी ग्रामर होता है। सिनेमा की भाषा की वर्णमाला क्या है, अगर हम उसको समझ जाएं तो सिनेमा की ग्रामर का उपयोग करते हुए हम किसी भी तरह की कहानी लिख सकते हैं, कह सकते हैं, दिखा सकते हैं और दर्शकों तक अपनी बात को मजबूती से, इफेक्टिव तरीके से रख सकते हैं। Now the question that is very important comes to our mind. What is cinema? सिनेमा क्या है? सिनेमा की जब हम बात करेंगे तो ल्यूमियर ब्रदर्स का नाम आता है। उसके पहले के भी अनुसंधान है जिसमें फोटोग्राफिक फिल्म है और फोटोग्राफ्स है। साथ ही साथ दो और अनुसंधान है जो सिनेमा की भाषा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो है एक आइंस्टाइन का काइनेटोस्कोप और ल्यूमियर ब्रदर्स का प्रोजेक्शन टेक्निक का प्रयोग। आइंस्टाइन का काइनेटोस्कोप बाइस्कोप की तरह ही था, जिसमें एक बड़े कमरे में देखने के लिए आपको होल की जरूरत पड़ती थी। जिस तरह से बाइस्कोप होता है, हम सब आपने अपने बचपन में देखा है बाइस्कोप को। आज के बच्चे नहीं जानते बाइस्कोप क्या है, लेकिन हम सबने देखा है। बाइस्कोप में आंख को हम अपने एक होल में लगाकर अंदर चलती फिरती तस्वीरों को देखा करते थे। काइनेटोस्कोप का कुछ इसी तरह का निर्माण था। लेकिन ल्यूमियर ब्रदर्स ने जब अपने कैमरे से कुछ समय की फिल्मों को रिकॉर्ड किया, उस समय कैमरा काफी बल्कि हुआ करता था, भारी होता था, और एक जगह रखकर ल्यूमियर ब्रदर्स ने एक्चुअलिटी, तो अगर हम सिनेमा कहते हैं कि ये सिनेमा है, तो सर्वप्रथम हमने एक्चुअलिटी या फिर अपने इर्द गिर्द के वातावरण को भी रिकॉर्ड करने का काम किया। चाहे वो आती हुई ट्रेन हो या फिर फैक्ट्री में मजदूरों की जिंदगी हो या किसी की शादी हो या किसी समारोह की बात करें, इनकी रिकॉर्डिंग इस तरह से हुआ। सिनेमा चलती फिरती तस्वीरों की दुनिया है और ये तस्वीरें चलती फिरती हैं, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न खड़ा करती है।
जहां तक विज्ञान है, विज्ञान में सिनेमा की जो फ्रेम है वो चलता फिरता नहीं है। विज्ञान कहता है कि सिनेमा के जितने भी फ्रेम हैं, जिसे हम मूविंग इमेजेस के नाम से जानते हैं, वो स्थिर है। स्थिर का मतलब हर फ्रेम आप रिकॉर्ड करते हैं और वो स्टिल इमेज होता है। तो फिर दर्शक के सामने इमेज चलती फिरती कैसे दिखाई देती? दर्शक के सामने जो चलती फिरती तस्वीरें हैं, उसके पीछे एक विज्ञान है। वो विज्ञान जो हमारी आंखों में है। हमारी आंखों को ईश्वर ने इस तरह से बनाया है कि जो भी दृश्य हम बाह्य जगत का देखते हैं, उस बाह्य जगत के दृश्य का कुछ समय के लिए हमारी आंखों में प्रतिबिंब रह जाता है। और जब हम एक लगातार कई दृश्यों को या एक ही दृश्य के कई फ्रेम या एक साथ जुड़े हुए कई फ्रेम चलाते हैं, तो हमें चलने फिरने का, मूवमेंट का एहसास होता है, जिसे हम अंग्रेजी में परसिस्टेंस ऑफ विजन के नाम से जानते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण टर्म है, इसलिए आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन की सहायता से हम जब फ्रेम को एक निश्चित सीमा में, निश्चित गति में चलाते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो हमें तस्वीरों के चलते फिरते रहने का एहसास होता है, जिसे मूविंग इमेजेस के नाम से जाना जाता है। इसीलिए मूविंग इमेजेस। लेकिन शुरुआती दौर में जो मूविंग इमेजेस जिसे हम फिल्म के नाम से जानते हैं, क्योंकि फिल्म की शुरुआत फिल्म से ही हुई, ये मूविंग इमेजेस उतनी स्टेबल नहीं हुआ करती थी। उसका कारण उन फिल्मों का 12 से 16 फ्रेम पर सेकेंड पर प्रोजेक्शन था, जिसके कारण इमेज स्टेबल नहीं होती थी और इमेज फ्लिकरिंग थी। फ्लिकरिंग मतलब हिलती डुलती थी। तो यहीं से फ्लिकरिंग शब्द से ही फ्लिक का निर्माण हुआ और सिनेमा को फ्लिक के नाम से भी जो है कई लोग जानते हैं या फिर बात करते हैं। ये शब्द भी यूजीसी में काफी पूछा जाता है। तो फ्लिक हो या फिल्म हो या सिनेमा हो, मूवी हो, ये सब एक ही विषय को बताते हैं और वो विषय है मूविंग इमेजेस। मूविंग इमेजेस के माध्यम से जो एक तिलस्मयी समाज का या दृश्य का निर्माण किया जाता है, जिसमें दर्शक 2 घंटे 3 घंटे लगातार एक ऐसी दुनिया में होता है, जो दुनिया निर्देशक तैयार करता है, सिनेमेटोग्राफर उसे कैप्चर करता है और एडिटर उसे रूप देता है। तो ये 3 लोग काफी महत्वपूर्ण हैं सिनेमा निर्माण में। डायरेक्टर, जिसके संरक्षण में ये सारा सब कुछ होता है। सिनेमेटोग्राफर, जो डायरेक्टर की आंखें होता है, उस दृश्य को जिसका निर्माण स्क्रिप्ट राइटर ने किया है, जिसको डायरेक्टर ने देखा है, उसको मूर्त रूप देने का काम सिनेमेटोग्राफर का है। और अगर सिनेमेटोग्राफर उस तरह से नहीं देख पाता जिस तरह से डायरेक्टर उसे बता रहा है, तो कहीं ना कहीं वो फिल्म कुछ अलग दृष्टि लेती है। कई बार अगर डायरेक्टर नया है और सिनेमेटोग्राफर बहुत पुराना है, तो फिल्म डायरेक्टर की जगह सिनेमेटोग्राफर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलने लगती है। यही हाल एडिटिंग का है। अगर एडिटिंग टेबल पे बैठा हुआ शख्स सीजन्ड है, पुराना है,
एक्सपीरियंस्ड है, तो अपने एक्सपीरियंस को वो उसमें शामिल करता है। और डायरेक्टर इस स्थिति में नहीं हो पाता कि वो बोल पाए, वहीं पुराने धुरंधर अगर डायरेक्टर हैं तो वो उस स्थिति से निकलकर अपना विजन स्टैब्लिश करते हैं। यहाँ भी फिल्म निर्माण में जो ये 3 स्तंभ है, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये तीनों हैं जो सिनेमा को बना देते हैं या बिगाड़ देते हैं। बहुत अच्छा विजुअल रिकॉर्ड किया सिनेमेटोग्राफर ने, लेकिन अगर एडिटर ने उसको अच्छी तरीके से नहीं लगाया तो सिनेमा खत्म हो जाएगा, उस सीन का महत्व खत्म हो जाएगा। वहीं अगर अमिताभ बच्चन ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है या फिर किसी कलाकार ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, पर सिनेमेटोग्राफर उसको उस तरह से ले आ नहीं पाता, या बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री है पर सिनेमेटोग्राफर को उस अभिनेत्री का वो एंगल नहीं पता जहां से वो बला की खूबसूरत मतलब एक लार्जर देन लाइफ इमेज क्रिएट करता है। अगर हीरोइन किसी आम स्त्री की तरह, लड़की की तरह दिख रही है, तो लोगों में उस तरह का उत्साह नहीं आता है जिस तरह से एक लार्जर देन लाइफ जब इमेज क्रिएट करते हैं। तो यहाँ सिनेमेटोग्राफर का काम है, लाइटिंग डिपार्टमेंट का काम है कि जो इमेज है वो इमेज लार्जर देन लाइफ, जो सामान्य जिंदगी में जिस तरह से दृश्य दिखते हैं उससे अलग हटके होने चाहिए। सिनेमा का जन्म ऐसे हुआ, और जब पहली बार सिनेमा 1895 में ल्यूमियर ब्रदर्स ने प्रदर्शन किया अपनी मूविंग इमेजेस का, तो लोगों में सनसनी फैल गई। लोग जो पहली सीट पे बैठे हुए थे या दूसरी सीट पे बैठे थे, जब ट्रेन कैमरे की तरफ आती है तो उसका विजुअल लार्जर देन लाइफ, सामान्य से बड़ा होता हुआ दिखाई देता है। लोगों को लगा कि ये ट्रेन कहीं उनको चीर कर ना निकल जाए, लोग दौड़ते हुए भागे। ये था सिनेमा का उद्भव या सिनेमा की शुरुआत। लेकिन सिनेमा की भाषा जो है, कथन जिसे हम कहते हैं, जब हम सिनेमा की भाषा कहते हैं तो उसमें स्टोरी टेलिंग आ जाता है कि सिनेमा में स्टोरी टेलिंग कब से आई। अभी ल्यूमियर ब्रदर्स हो या बाकी के लोग हों, वो स्टोरी नहीं बता रहे थे, कहानी नहीं बता रहे थे, कहानी नहीं कह रहे थे। वो लोग सिनेमा को एक्चुअलिटी, जिसे आसपास के दृश्य को कैप्चर करना, उसे दिखाना, सिनेमा वहीं तक सीमित था। लेकिन 1903 में एच ई पोर्टर, हेनरी ई पोर्टर ने अपनी फिल्म द ग्रेट ट्रेन रॉबरी के माध्यम से कहानी कहने का प्रयास किया। इसके पहले भी 1-2 फिल्में आई, लेकिन उस तरह से कहानी सीक्वेंस जिसे हम कहते हैं या सीन नहीं थे जिस तरह से हेनरी पोर्टर के फिल्म में थे। तो सिनेमा की जो भाषा होती है उसमें जो वर्ण का सबसे लघु वर्ण होता है, या फिर जो वर्ण जिनकी सहायता से हम सिनेमा का कथन या आख्यान संरचना का निर्माण करते हैं, वो शॉट है। हम शॉट बाय शॉट सीन का निर्माण करते हैं, सीन बाय सीन सीक्वेंस का निर्माण करते हैं, और सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम पूरी कहानी को दर्शकों के सामने रख देते हैं। एक शॉट एक अल्फाबेट की तरह है। जैसे हम अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करके शब्द का निर्माण करते हैं, CAT, जब हम तीनों को एक साथ रखते हैं, C अलग है, अगर हम इसको पढ़ें तो C अलग हम पढ़ सकते हैं, A अलग हम पढ़ सकते हैं, T अलग पढ़ सकते हैं। आप
सी को शॉट नंबर 1 मान लीजिए, ए को शॉट नंबर 2 मान लीजिए और टी को शॉट नंबर 3। जब हम शॉट नंबर 1, 2, 3 को एडिटिंग टेबल पे ले जाते हैं और कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमें 3 शॉट एक साथ मिलते हैं जिसमें CAT कैट बन जाता है, मतलब बिल्ली बन जाता है। तो सिनेमा में जब हम शॉट निर्माण की बात करते हैं या फिर मीनिंग के निर्माण की बात करते हैं, तो मीनिंग का निर्माण भी इसी तरह से होता है। जिस तरह से शब्दों का हमने निर्माण किया, कैट हमने किया, तो कैट है। अब कैट के साथ आप एक सेंटेंस भी बना सकते हैं, दिस इज अ कैट। अब जिस तरह से हमने यहां पे दिस इज अ कैट एक सेंटेंस का निर्माण किया, उसी तरह से सिनेमा की सेंटेंस का भी निर्माण होता है। अब हमने देखा यहां पे दिस है, इज है, ए है, कैट है। कैट इज दिस अ, ऐसा तो हम नहीं कहते। इज दिस अ कैट, ये कह सकते हैं। अ कैट इज दिस, ये भी कह सकते हैं। लेकिन क्या सही होगा अगर हम अंग्रेजी के ग्रामर की बात करें तो उन दिस इज अ कैट 4 शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बना, उस वाक्य का मतलब है। इसी तरह सिनेमा में 4 शॉट्स को मिलाकर या 10 शॉट्स को मिलाकर या 20 शॉट्स को मिलाकर एक सीन बनाते हैं, और वो सीन किसी बात को व्यक्त करता है, किसी कॉन्फ्लिक्ट को इंट्रोड्यूस करता है। तो सिनेमा की जो भाषा है उसमें शॉट इंपॉर्टेंट है। शॉट बाय शॉट हम सीन का निर्माण करते हैं। ये सिनेमाई भाषा का मूल है। अब इस सिनेमाई भाषा के मूल में जब हम शॉट की बात करते हैं तो शॉट की परिभाषा क्या है? शॉट कितने प्रकार के होते हैं? शॉट की ड्यूरेशन क्या होगी? शॉट की ड्यूरेशन किस आधार पे हम निर्धारित करते हैं? इन बातों को भी सोचना हो। जब हम शॉट की बात करते हैं तो शॉट के कई प्रकार हो जाते हैं, जिसे हम एक्सट्रीम क्लोजअप ECU से एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट ELS के बीच बांट देते हैं। एक्सट्रीम क्लोजअप, क्लोजअप, मिड क्लोजअप, मिड शॉट, मिड लॉन्ग शॉट, लॉन्ग शॉट, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, कई लोग वाइड शॉट कहते हैं। तो ये जो शॉट के डिफरेंट टाइप्स मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ निश्चित है इसमें कि एक्सट्रीम क्लोज शॉट है तो हम सिर्फ आंखें ही दिखाएंगे, जरूरी नहीं। एक्सट्रीम क्लोज आपको एक गाइडलाइन की तरह है, बताता है कि जब हम किसी सब्जेक्ट या प्रोटैगनिस्ट के एक्सप्रेशंस को दिखाना चाहें, आंखों से टपकते आंसू दिखाना चाहें, तो हम आंखों पर एकदम एक्सट्रीम क्लोजअप चले जाते हैं। लेकिन कई बार यह हो सकता है कि हत्या में प्रयोग किए जाने वाला चाकू किसी के हाथ में है, तो दर्शक पूरे फ्रेम में उस चाकू को ही देख रहा है। या फिर किसी बल्ब पर हमारा एक्सट्रीम क्लोज शॉट है, तो एक्सट्रीम क्लोजअप एक रेफरेंस पॉइंट होता है और फ्रेम की डिमांड, कहानी की डिमांड के अनुसार उसका उपयोग होता है। लेकिन जब हम एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट का इस्तेमाल करते हैं, उस समय फ्रेम में एनवायरनमेंट कंप्लीटली खत्म, एनवायरनमेंट कहीं भी
विजिबल नहीं होता। जिस समय जैसे आप इस समय मेरा फ्रेम देख रहे हैं, इस फ्रेम में हमें बैकग्राउंड में सफेद दीवार दिख रही है, मिडिल ग्राउंड में अलमारी दिख रही है, फोरग्राउंड में मैं हूं। तो फ्रेम को 3 ग्राउंड में हम बांट देते हैं। फोरग्राउंड में मैं इस समय बैठा हूं, मिडिल ग्राउंड में ये अलमारी है और बैकग्राउंड में दीवार दिख रही है। दीवार और मिडिल ग्राउंड के बीच अभी थोड़ा सा गैप दिख नहीं रहा है क्योंकि लाइटिंग नहीं हुई है। लाइट अगर हम उसको प्रॉपर कर दें तो दोनों के बीच भी गैप और ज्यादा दिखने लगेगा, डेप्थ और बढ़ जाएगा। तो एक्सट्रीम क्लोज शॉट, मिड क्लोजअप, मिड शॉट, मिड लॉन्ग शॉट के अलावा एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, वाइड शॉट। इसके अतिरिक्त हम कई बार बातचीत करते हुए एक चलन आया है कि शॉट और रिएक्शन शॉट लेते हैं, जिसे ओवर द शोल्डर OSS, ओवर द शोल्डर शॉट कहा जाता है। इसके अलावा 1 शॉट है, 2 शॉट है, जहां पे एक आदमी दिख रहा है फ्रेम में 1 शॉट है, 2 लोग बातें करते हुए 2 शॉट है। इसी तरीके से जब हम शॉट लेते हैं तो कैमरा कहाँ है? कैमरा 2 तरीके से इस्तेमाल होता है किसी भी सिनेमा में, किसी भी रिकॉर्डिंग में। एक कैमरा की डिस्टिंक्ट कैमरा पोजीशन होती है, जैसे कैमरा अभी हमें दूर से देख रहा है, और दूसरा ये है कि कैमरा की सब्जेक्टिव पोजीशन हो जाए। जब कैमरा मेरी आंखें बच जाए तो कैमरा या तो डिस्टिंक्ट कैमरा पोजीशन होगी या फिर सब्जेक्टिव कैमरा पोजीशन। इसके अलावा हम कैमरा एंगल की बातें करें, ये कैमरा हमें हाई एंगल ऊपर से देख रहा है, आई लेवल बराबर कैमरा हमारे प्लेस है जो सामान्यतः होता है, या फिर लो एंगल नीचे से देख रहा है। इसके अलावा कैमरा डिस्टेंस की बात हो गई, कैमरा मेरे करीब है या दूर है। तो सिनेमा की भाषा में वर्ण यही है, जितने शॉट्स हैं वो हमारे वर्ण, अल्फाबेट्स है, और इन अल्फाबेट्स की सहायता से हम कहानी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि CAT कैट, सी जो है शॉट नंबर 1, A शॉट नंबर 2, T शॉट नंबर 3, CAT कैट। हमने 3 शॉट मिला के कैट बना दिया। लेकिन एक दूसरा डायरेक्टर आता है, कहता है नहीं नहीं, हम CAT से कैट नहीं बनाएंगे। एक एडिटर कहता है ना, ये ऑर्डर तो ठीक नहीं है, हम CAT कैट नहीं बनाने जा रहे। तो उसने क्या किया, ऑर्डर को चेंज कर दिया। उसने A को शॉट नंबर 1 रख दिया, C को शॉट नंबर 2 रख दिया, T शॉट नंबर 3 ही रहा। तो अब क्या बन गया, अब एक्ट बन गया, ACT एक्ट। अभी जो 3 चीजें आपके पास थी उससे हमने कैट बनाया, लेकिन अभी उन्हीं 3 चीजों से जब हमने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया तो एक्ट बन गया। ये कैसे बना, ये कला एडिटिंग की है कि जो कैट था वही एक्ट हो गया। कमाल के एडिटर होते हैं जो कहानी में इस तरह की बातें ला देते हैं जहां दर्शक उसको अप्रिशिएट करते हैं। इस तरह की बातें जब होती हैं सिनेमा की भाषा में, सिनेमा के अपने शब्द होते हैं, भी बहुत सारी बातें हैं। ये लेक्चर काफी लंबा हो गया, 25 मिनट का है। आप लोग इस लेक्चर को देखिए और मुझे बताइए कि कैसा है।
हम सिनेमा की भाषा का दूसरा भाग लेकर आएंगे, जिसमें हम विस्तार से सिनेमा के टाइप्स, सिनेमा के शॉट के टाइप्स और किस तरह से सिनेमा का ग्रामर काम करता है, इसके ऊपर बात करेंगे। आशा करते हैं कि आपसे पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद। नमस्कार।